अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस मैन टोल्ड पाकिस्तान एक्चुअल रियलिटी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नजरिए और भारत के बंटवारे की बात कही और उसके बाद उर्दू शायर असगर सौदाई ने 1943 में पाकिस्तान का मतलब क्या इस स्लोगन के जरिए पाकिस्तान को पहचान दे दी। मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश 14 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे के साथ कामयाब हो गई। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान उभर आया। बड़े पैमाने पर मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और उधर से हिंदू और सिख विस्थापित होकर भारत आ गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों के हाथ गई जबकि भारत एक सेक्युलर मुल्क बन गया। लेकिन दोस्तों आजादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट कैसे बना? इसी बात पर ये जर्नलिस्ट यहाँ पर इस बंदे को यही बात पूछ रहा है कि पाकिस्तान बनने का असली मकसद क्या था और क्या हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं। इस बात पर ये बंदा जो कहता है वो सुनने वाली बात है, सुन लीजिए। अच्छा, आपसे आप मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकसद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में, और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है, मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए जहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा है, एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा है। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, ये ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊँ, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊँ तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पर 3-4 और केस करके 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही होता उस पर डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू वहाँ पे मेजोरिटी में, अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लगे, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। या तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो बोल लो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त, लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें
ڈر ہے کہ ہمیں کوئی اغوا کر لے گا, ہمیں ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر لے گا. تو ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں, اور انہیں بولنے کا حق بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آزادی ہونی چاہیے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو آزادی ہے یا آزادی اور ملنی چاہیے یا ان کے حقوق ملنے چاہیے. سب سے پہلی بات, یہاں پہ ایکسٹریمسٹ طبقہ پایا جاتا ہے مذہبی قسم کا, جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہو, کچھ ثبوت نہ ہو, بس ایک بار کہہ دینا کہ وہ کافر ہے, وہ گستاخ ہے, اس نے نبی کی گستاخی کر دی ہے, اس نے صحابہ کی. تو ایک موب, ایک جتھا بھاگ پڑتا ہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے. سب سے پہلی بات. دوسرے نمبر پہ میں بتانا چاہوں گا کہ نہیں یار, نئی آزادی ہے یہاں کے مائنورٹیز کو. آپ کے ساتھ ابھی آپ نے یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا, چلو مجھے تو آپ غلط کہہ سکتے ہیں, آپ کو تو نہیں نا غلط کہہ سکتے. آپ ان کا انٹرویو لیتے ہیں جا کے, آف دا کیمرہ وہ آپ سے باتیں کرتے ہوں گے, یار ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم یہاں پہ پروپر سروائیو نہیں کر سکتے, ہم پروپر یہاں پہ گروتھ نہیں کر سکتے, ہمیں ہمارے مذہب کی بنا پر جج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ مذہب کی بنا پہ جج نہیں کیا جاتا. اگر آپ قابل ہیں, آپ ایک مسلمان ہیں, تو آپ کی پوسٹ بڑی ہوگی, آپ کو اپنا لیڈر بنائیں گے, وہ آپ کو اس پوسٹ پہ آپ کو وہ عہدہ دیں گے, آپ کو کہیں گے کام کرو. یہ چیز ہے فرق. دیکھیں پریزیڈنٹ, 3 پریزیڈنٹ جو ہیں وہاں کے مسلم بنے ہیں, ایک بھی ہمارا کوئی بڑا عہدہ کسی, ہم اس طرح بھگوان داس ایک جو ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس وہ بنے تھے کچھ عرصے کے لیے, اور کسی بھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی. ہر پولیٹیشین بھی, پرائم منسٹر آپ نے بالکل اچھی اگزامپل دی. اس کے علاوہ جو بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا, جو بھی جس قابل ہوتا ہے اس کو وہ عہدہ دیتے ہیں, وہ پوسٹ دیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالکلام دیکھ لیں, کتنی عزت سے پکارتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے مسلمان ہونے پہ ان کو جج کیا, کسی نے گالی نکالی؟ میں انسٹاگرام پہ پوسٹ دیکھتا ہوں, ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بھگوان بولتے ہیں, عزت دیتے ہیں. میں نے عزت دیتے ہوئے دیکھا ہے, کسی کو گالی نکالتے ہوئے دیکھا. ہندو عزت کرتے ہیں ان کی, ڈاکٹر عبدالکلام کی. اور یہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ آف دی کیمرہ آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سارے دکھ تکلیفیں پریشانی بتائی جائیں گی اس ملک میں, پاکستان میں, جو پاکستان کی مائنورٹیز فیس کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ کیمرے کے سامنے بول دو, تو وہ کہیں گے یار ایسا نہ کرو, میری جان کا خطرہ ہے. کوئی بھی ایکسٹریمسٹ اٹھ کے صحابہ کا کوئی سو کولڈ عاشق, کوئی نبی کا سو کولڈ عاشق اٹھ کے مجھے گولی مار دے گا, کوئی موب مجھ پہ آ کے حاوی ہو جائے گی. مائنورٹیز کو کیا بولنے کا انہوں نے موقع دینا ہے, مائنورٹیز کو کیا انہوں نے حق دینا ہے بولنے کا. یار یہ مسلمانوں کا نہیں بولنے دیتے. یار جڑا والا کے 2 واقعے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. انہوں نے صرف پوچھا وہ جو عیسائیوں کے ساتھ غلط ہوا. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو موب تھی, وہ جو جتھا تھا جنہوں نے جا کے ان عیسائیوں کے گھر توڑے اور اس کے بعد ان کے جو عبادت گاہیں تھی ان کو توڑا, ان کو انفارمیشن کس نے دی, ان کو کس نے ایویڈنس دیے, کس نے دیے؟ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئی تھی؟ کوئی ایویڈنس نہیں تھا سر ان کے پاس, کوئی ویڈیو نہیں تھی, کوئی ثبوت نہیں تھا. بات سنی سنائی بات پہ چلے گئے یار, ان کے گھر توڑنے, ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے, ان کے سامان کو باہر پھینکنے. ایک بندہ یار, ایک عیسائی خود بیچارہ بیان کر رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا تو نہیں نا جھوٹا ہو سکتا یار, ٹیلی ویژن جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹیٹ کے ساتھ وہ لنک کرتا ہے, اسٹیٹ پیسے دیتی ہے, اس میں لفافے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا تو نہیں نا جھوٹ بولتا. سوشل میڈیا میں میرے جیسا ایک عام بندہ موبائل لے کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی, وہ تو نہیں نا جھوٹی ہو سکتی یار. پاگل نہیں بنا سکتے آپ ہمیں. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پڑھ لکھ چکے ہیں, لوگوں کو پتا چل گیا ہے کون غلط کر رہا ہے. یار طریقہ کار یہ ہوتا ہے ثبوت دینا, پروپر پرووائڈ کرنا, وہ پھر مقدمہ چلتا ہے, مقدمے میں آپ ثبوت دیتے ہیں, پروپر ایک پروسیجر ہے, پروپر پورا سینیریو ہے, وہ ہونے کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. اب وہ جو کوئی مظلوم ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کے گھر کو توڑا گیا ہے, جس کی عبادت گاہ کو توڑا گیا ہے, اب بیچارہ وہ کسی مسلمان کے سامنے یا معاشرے کے اندر کسی انسان کے سامنے, کسی اور مذہب والے کے سامنے یہ اپنا مداوع رکھتا ہے نا, یہ اپنی ایک گزارش رکھتا ہے کہ یار دیکھو میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اور مسلمانوں کا پتہ کیا کرتے ہیں پاکستان کے مسلمان, ہم نے ایسے ہی کرنا تھا, یہ گستاخ ہیں, انہوں نے قرآن مجید کی. جاہل آدمی پہلے پتہ تو کر لے اس نے قرآن مجید کی گستاخی کی بھی ہے کہ نہیں. سنی سنائی بات ہوتا تم جاہل ہو, یقین کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ نمبر 3 میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک ان کے ساتھ ظلم ہوا بیچاروں کے ساتھ. اب ظلم ہونے کے بعد مزید نمک چھڑک رہے ہیں, یہ تو چلو دور کی بات یار, بہت برا ہوا یار آپ کے ساتھ, مجھے دل سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے. ہمدردی تو کیا کرنی یار, اوپر نمک چھڑک رہے ہیں, اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہم ایسے ہی کریں گے, ہم گستاخی کوئی کر کے دکھائے, اسلام کے بارے میں نو کمپرومائز, اسلام پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے یہ جاہل لوگ. نہ پتا ہوتا ہے کہ بات کہاں سے چلی ہے, کس نے کی ہے. سنی سنائی بات پہ موب کو لے کے, جتھا لے کے, پوری گیدرنگ لے کے ان بیچاروں پہ ظلم کرنے چلے گئے یار. اب دیکھیں 95% لوگ ایسے ہی ہیں کہ جن کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر
गुस्ताखी हो गई है, चलो, तो सारे निकल पड़ते हैं। वो तो देखते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं, वो तो जाके अगले बंदे को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कितने वाकयात आपके सामने हैं पाकिस्तान में ऐसे होते हैं कि बताया जाता है कि जी फलां बंदे ने गुस्ताखी कर दी, लेकिन उसके ऊपर पहले कोई ऐसा उनकी सोच समझ काम नहीं करती, वो तो फौरन जाके। आप जैसे लोग कितने परसेंट होंगे, आप मेरी बात से एग्री करते हैं, कितने परसेंट हो गए आप जैसे लोग? मैं तादाद बता देता हूँ, चंद आप 100 की तादाद में कह लो, ठीक है। बेसिक कैटेगरीज है 3। आपने लोगों के बारे में पूछा ना कि लोगों की गैरत क्यों नहीं जागती, तो सबसे पहले वो कैटेगरी आती है जो जाहिल लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इल्म वाले बंदे, उनके पास इल्म होता है, माइंड में सब कुछ होता है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा, लेकिन उनमें जरूरत नहीं होती, उनमें इतनी गैरत नहीं होती कि यार मैं सिस्टम के खिलाफ ललकारूं, मैं इस सिस्टम को गलत कहूं, मैं इन लोगों को गलत कहूं। उसमें हिम्मत नहीं होती, जरूरत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। यार मैं अकेला क्या कर लूंगा, अकेला क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तुझसे पूछना है, बाकियों से नहीं पूछना, तूने अपना जवाब देना है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। और तीसरे नंबर पे वो कैटेगरी आती है जिनके पास इल्म भी होता है और ललकारते भी हैं, जरूरत भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है। सर मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सर बागी मैं इतना बन गया हूँ इतने गंदे निजाम का, जो मर्जी आ जाए यार बोलूंगा मैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। दूसरी कैटेगरी वाले पहली वाली की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। चलो पहले वाले तो हुए भी जाहिल ना, उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अच्छा बोलेंगे। जो दूसरे नंबर वाले हैं ना, इल्म होने के बावजूद ना बोलना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे। भाड़ में गए यार लोग, सारी जिंदगी यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार ये जिन लोगों के बारे में तुम बातें करते हो ना, ये लोग दुनिया तो आखिरत तो क्या दुनिया में नहीं तुम्हारे काम आए। सर ये सोच छोड़ दें कि कोई मेरे खिलाफ कोई बगावत कर देगा, कोई पुलिस वाला मुझे उठा के ले जाएगा, कोई मोब मुझे आके मार जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। सर कॉन्फिडेंस से बोले। तो ये है सर डिफरेंस हम में और इंडिया वालों। ये है उनको आज़ादी है प्रॉपर बोलने की, हमें आज़ादी नहीं है प्रॉपर बोलने की। वो अपनी बात प्रॉपर रख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनके सामने रख सकते हैं, हमें आज़ादी नहीं है बोलने की सर। तो ये डिफरेंस है हमारे दरमियान और उनके दरमियान। दोस्तों ज्यादातर पाकिस्तानी अभी भी गलतफहमी में और भ्रम में जीते हैं और रियलिटी और फैक्ट से कोसों दूर रहते हैं। इस बंदे ने जो भी बातें कही वो ज्यादातर सच है। आज पाकिस्तान को कोई हिंदू, यहूदी या ईसाई नहीं बल्कि उसके अपने लोग ही नष्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को गलत इतिहास पढ़ाया और बताया जाता है। भारत से खुद को अलग करने की कोशिश में पाकिस्तान आज आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है, जो कि बेहद खतरनाक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल भाई, एक सर ने जो वीडियो है ना, अच्छा कमेंट उनका लेकर सामने हमारे रखा है और कोई शक नहीं है मुजफ्फर भाई ने भी एक ऐसा बंदा, और हम ये सोच रहे थे कि हमारी सिटी में भी इतना एक बंदा हिम्मत वाला है, क्योंकि ये इधर फैसलाबाद में ही ले रहे थे इंटरव्यू, तो अक्सर हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं मुजफ्फर भाई की। बाकी अगर वीडियो पर आए तो कोई शक नहीं, उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है कि जो एक पाकिस्तानी जो है ना वो समझेंगे फिर भी नहीं, इनके आगे रो भी दो तो वो ये उसका मजाक बना देते हैं, ये बाकी लोगों को क्या सीरियस लेंगे। ये क्या यार, उन्होंने जाहिल तो बोला है, लेकिन इनकी एक सोच ऐसी बना दी गई है। अब देखें ना कि इन्होंने कोई भी चीज़ करनी होती है, एक कदम ही आगे लेना होता है तो ये किसी से जाकर मशवरा ले रहे होते हैं कि ये हराम है, ये हलाल है, या ऐसा काम करना एक अच्छा है या बुरा है। भाई स्टेप लें, एक अच्छे काम की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जाना चाहिए। उसमें भी ये टांग अड़ा रहे होते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक मुस्लिम हिंदू पर आए ना, वो तो पाकिस्तान में 0% भी नहीं है ना। अगर आप बोलते हैं ना कि 1% भी एक हिंदू को या मुस्लिम को बोलने दिया जाता है, तो भाई ये एक बहुत बड़ा झूठ है ना। मुस्लिम को बोलने दिया जाता है या किसी को, ये तो बस जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपना सही बात है। अब देखो ना, एक कम से कम हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसा भाई या एक पाकिस्तानी मिलता है ना, चाहे पूरे पाकिस्तान में जिस सिटी से भी हो, वो एक मतलब कि आप समझ ले कि वो एक बंदा है ना सही, तो उसके पीछे 10 खड़े ज़रूर होंगे, मतलब कि 10 बंदे वो चेंज ज़रूर कर सकता है। अब ऐसे ही माइंड सेट चाहिए हमें भी कि ये उभरे एक दफ़ा और दूसरों को ब्लेम करने की बजाय एक अपने सिस्टम को ब्लेम करें। और अपने सिस्टम को इनको पता होना चाहिए कि जो होता है इधर से ही होता है। कोई बंदा ना इंडिया से साजिश होती है ना एक यहूदी साजिश करता है, सब जो किया धरा है वो आपका ही है और कोई बंदा आपके मामले
गले में टांग नहीं अड़ाता। जो इनको इन्होंने इनके बड़ों ने एक हवा बनाया है ना कि हम इतनी मतलब कि अजीम कौम है कि हमारे जो भी मसले हैं ना, हमारे पास न्यूक्लियर है, उसके पीछे इंडिया भी लगा हुआ, उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पास इसराइल भी है। लेकिन ये चीज़ें कम हो गई हैं। अब ये नहीं मैं बोल सकता कि 100% बंदे सारे सही हो गए हैं। 100 में से 50% बंदों को अब पता चल गया है कि जो भी सिस्टम खराब है ना वो इधर पाकिस्तान में खराब है, और कोई बंदा हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं करता। यार किसी को क्या कंसर्न, आपके पास है यार क्या? कुछ भी नहीं है हमारे यही पास। बात है ना, आपके पास आपके पल्ले क्या है कि किसी को कोई फिक्र हो आपकी? ये तो आपके बनाए आप असल में ना ये अपनी नाकामियां जो है ना उसको छुपाते हैं, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया नैरेटिव जो है ना वो क्रिएट करते हैं, और ये शुरू से करते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई थोड़ा सा बैड कोई मतलब सानिया हो जाए तो उसको छुपाने के लिए कभी किसी के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, भाई ये इंडिया की साजिश है, ये इराक की साजिश है, या जब देखा कि इधर आप दाल निकाल रही, फिर आप आस्ता आस्ता जो है ना अफगानिस्तान को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उधर से भाई जो ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ी नाकामी इनको दूर ना जाइए क्रिकेट में हुई है, ठीक है, बजाय इसके कि उनको पूछते उनके ऊपर इंक्वायरी होती, या मतलब कोई ना कोई सीन तो यार होता है ना कि भाई आपको तकलीफ क्या है। अब आपके सामने श्रीलंका उसने किस तरह एक तरह अपना बोर्ड ही खत्म कर दिया, या जो भी उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया है, लेकिन हमारे उन्होंने क्या किया है, वो यार उन्होंने भाई टॉस जो है ना वो दूर फेंक देते हैं, वो बॉल को जो है ना वो चिप लगा लेते हैं, वो पिच चेंज कर देते हैं, चीजों के पीछे लगा लगू के जो है ना वो चीजें सीधी पतरी कर दी हैं, और साथ ही आते जो है ना वो कभी कैप्टन चेंज कर दिया, कभी चीफ सिलेक्टर चेंज कर दिया, कभी कोई चेंज कर दिया, कारकुर के लोगों को भी इस तरफ को जो असल मुद्दा है ना उसकी तरफ कोई आए ना। अब दूसरी तरफ आ जाए कोई महंगाई आ जाती है, या कोई इस तरह का कोई एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाना हो, जब देखो कि बहुत ज़्यादा मामला खराब है, तो बजाय इसके कि उनको बोलने के उनको मार पीट करके उनको जो है ना वो भगा देते हैं, और उसके ऊपर भी उनको तसलियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये जो है ना वो ये शर पसंद थे, ये थे, ये वो थे। तो बाकी भाई दूसरी बात ये है कि जो एक दो कौमी नज़रिया है ना वो हम तो अभी तक भी हमें जो है ना उस चीज़ की समझ नहीं है कि वो क्या था, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर सिर्फ उस दो लफ्ज़ों के ऊपर आए तो वो उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। हाँ अगर पूरा इम्प्लीमेंट होता फिर हम मानते भी भाई वाकई उस चीज़ की ज़रूरत थी, और वो जो है ना वो इसलिए उसके ऊपर इतना जो है ना वो एक हल्ला किया गया, या उसके ऊपर एक पूरा मामला ही जो है ना वो गड़बड़ कर दिया कि क्या हुआ कि हम इधर जो है ना वो 24-22 हैं, और उधर जो है ना वो हमसे ज़्यादा 30-25-26 जो है ना वो अभी भी उधर बैठे हुए हैं। और मज़े की बात है उन्होंने कभी हमारा नाम भी नहीं लिया, और हमारा नाम वो लेना भी नहीं चाहते। यार देखो ना हर तरह के राइट्स जो एक सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है ना वो ये एक नैरेटिव का ही हुआ है। जो इन्होंने बनाया हुआ था एक इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनका इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ था, और इतना एक मतलब के स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था, यकीन करें लोग फुल बिलीव करते थे। अब जब ये शुक्र है ये कुछ सोशल मीडिया आया है, उधर से लोग कुछ उन्होंने मतलब कि इनको लानते डाली हैं कि इधर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपके सिस्टम में। यकीन करें हम अब देखो ना, हम जब भी एक इंडियन मुस्लिम की बात सुनते हैं ना तो हमें डर लगता है कि ये बंदा रियलिटी कितनी बता रहा है, क्योंकि एक हमारा जो अंदर इन्होंने नैरेटिव बनाया होता है वो एक अंदर का कीड़ा मार जाता है कि उधर तो कुछ भी नहीं है, इधर हम भूख से मार रहे होते हैं, उनके पास एक लग्जरी लाइफ है। यकीन करें हमने जब वो एक माई फर्स्ट विजिट इंडिया का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो उसमें हमने इतना बड़ा एक मुसलमान देखा, उनके पास कारें थी, बड़े बड़े घर थे, इतनी मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे थे। और आपने इधर क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप जितना भी कर लेना आप लोग भाई बदल गए हैं, अब आपके नैरेटिव आस्ता आस्ता खत्म होने स्टार्ट हो गए हैं, और इन लोगों ने आपको ही नोचना है और किसी को नहीं इन्होंने नोचना। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। आप देखो ना आवाज़ उठाने वाला एक भी पैदा हो जाए ना तो वो बहुत हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उसका फोकस भी यही होता है कि मैं अपने जैसे कम से कम 2 तो तैयार करूं, और इस तरह के लोग अब पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये कि क्या है कि अभी तक उस सतह तक वो लोगों में अवेयरनेस नहीं आई कि हम अपने हक के लिए लड़ें, हम अपने हक के लिए जो है ना वो मतलब आगे बढ़ें। वो जिस दिन आ जानी है पता चल गया लोगों को अपने मसाइल का, अपनी जड़ का, पूरा टारगेट सेट है। सिर्फ अब जरूरत क्या है कि उसको लीड करने की या अवेयरनेस को आगे जो है ना वो मतलब हमने अपना हक लेना कैसे है उस चीज़ की ज़रूरत है। जिस दिन इन लोगों को उस चीज़ का पता चल गया आप देखना कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक चेंज आएगा इधर। लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहता कि हम बाकी मुल्कों के बराबर चले जाएं, रहना हमने ऐसे ही है।
ये उस वक्त तक रहने जब तक ये सारे खत्म नहीं होने, या ये खत्म हो जाना या वो खत्म हो जाने हैं। नहीं, एक चीज जरूर है। एक चीज एक साइड पर हो जानी है, चाहे जब भी स्टार्ट हो। हाँ बिल्कुल ये है। बाकी बिल्कुल अच्छा भाई ने बयान भाई किया ने है। बहुत अच्छी यार वीडियो बनाई है, उसने खुल कर बोला है कि अब मैं नहीं रुकूंगा। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।